हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपका 4 नंबर जो है फिक्स कराने वाला हूं। मतलब आप लोग थंबनेल में ही देख रखे कि आपका अध्याय 15 से, ठीक है, अध्याय 15 जो क्षेत्र मिति है उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाली, वो भी 4 अंक वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना बहुत अच्छे से। तो 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 8, 10 है को पिघलाकर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, फिर उसके बाद हमारे पास 8 सेंटीमीटर वाला एक गोला है और तीसरा गोला है जो 10 सेंटीमीटर, तीनों को पिघला देना है, अच्छे से गर्म करके पिघलाना है, फिर उसका बड़ा गोला बनाना है। तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी उसको आपको निकालना है। तो इसको बनाना है तो आप लोग सिंपल से इस तरीके से करेंगे, दिया है करके लिखेंगे, ठीक है। दिया क्या क्या है, दिया है त्रिज्याएं, ठीक है, किसकी त्रिज्या, गोलियों की, इस तरीके से लिखेंगे गोलियों की त्रिज्याएं। क्या दिया है भाई हमें, देखो 3 गोला दिया, मान के चलो मैं पहला को R1 मान लेता हूं, पहले गोले की त्रिज्या R1 जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तरीके से R2 मान लेता हूं, दूसरा जिसका 8 सेंटीमीटर है, और तीसरा जो गोला है R3, ठीक है, उसका कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसको पिघलाना है, तो बड़ा गोला बनेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि इस तरीके से बड़े गोले जो बनेगा, बड़े गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं, क्या है R है, इस तरीके से। उसी R को तो निकालना है ना हमें, तो हमने कुछ भी मान सकते हो आप अपने मन से, तो हम त्रिज्या को R से शो करते, इसलिए मैं कैपिटल R जो है मान लिया। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में एक चीज समझो, अगर हम लोग उसको पिघलाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो आयतन रहेगा वो सेम रहेगा ना। बड़ा गोला को पिघलाएंगे तो उतना ही आयतन, मतलब जो छोटा छोटा गोला को पिघलाएंगे जो आयतन बनेगा वही बड़ा गोला का आयतन रहेगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे आप लोग इस तरीके से, बड़े गोले का जो क्या होगा, बड़े गोले का आयतन जो है बराबर होगा किसका, तीनों गोलों के आयतन के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तीनों गोलों के आयतन। इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर हो गया, बड़े गोले का आयतन और तीनों गोलों को पिघलाएंगे तभी तो बड़ा गोला बनेगा ना, इसलिए दोनों आपस में बराबर रहेगा। अब आयतन की फॉर्मूला क्या होती है, इस तरीके से आपको पता होगा, 4/3 पाई R की घात 3, ऐसा होती है ये फॉर्मूला, ठीक है। तीनों गोलों का मतलब हर एक गोला के लिए अलग अलग रहेगा फॉर्मूला, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 4/3 पाई R1 की घात 3। उसी तरीके से फिर से लिखेंगे 4/3 पाई R2 की घात 3 और प्लस 4/3 पाई R3 की घात 3, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पर बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाई R की घात 3 इसको जस्ट के तस लिख लिए। फिर इसमें आ जाओ भाई, आप लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में सेम है, तो उसको निकाल लिए बाहर। तो कैसे होगा, 4/3 पाई बाहर निकालेंगे तो देखो इसमें क्या होगी, R1 की घात 3 और उसी तरह R2 की घात 3 और यहां पर क्या बाकी रहेगा, R3 की घात 3, ऐसा होगा। अब जिसका मान पता है उसको रखते चलो। देखो उससे पहले क्या होगा, 4/3 पाई और 4/3 पाई आपस में कट जाएगा, तो यहां बाकी क्या रहेगा, R की घात 3, ऐसा। अब यहां पर R1 की मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस R3 का मान कितना है भैया 10 है, तो 10 की घात 3 आपका ऐसे हो जाएगा। आया यहां तक। अब देखो 6 की घात 3 है, मतलब आपको 6 का इस तरीके से 3 बार गुणा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मत कर देना 6 × 3 करके, ये ऐसा नहीं करना है भाई, कई लोग ऐसे ही करते हैं, मैं देखा हूं। आपको ऐसा करना है, 6 की घात में 3 है मतलब 6 का 3 बार गुणा होगा ऐसे, ठीक है। तो तीनों का आप गुणा करोगे तो इसका मान जो होगा 216, ठीक है। प्लस उसी तरह 8 की घात 3 मतलब 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 512 और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 1000, ऐसा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तीनों को जोड़ देना है। तो R की घात 3 बराबर, जब तीनों को जोड़ेंगे 1000 और 512 तो 1512 होगा, और 1500 में 200 जोड़ेंगे तो 1700 और 1712 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1728, इस तरीके से, ठीक है। आप लोग अच्छे से जोड़ लेना। फिर देखो हमें त्रिज्या निकालना है, इसलिए इसको भेजना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होगा, R को रोक दो, घात को जब भेजेंगे तो इस तरीके से वो चला जाएगा करड़ी में 1728। अब R का मान देखो ये कितनी होगी 12। अब मुझे कैसे पता चला 12 होगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से एक अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ऐसे 2 से चला जाएगा तो कंप्लीट 2 से करोगे, फिर 3-3 का आपको जोड़ी बनाना है, इसमें 2-2 का नहीं 3-3 का जोड़ी बनाओगे तो आपका करेक्ट आंसर जो कितना आ जाएगी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बनाना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर, देखो इस क्वेश्चन 2 टाइप का क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर 21 गोलों को पिघला करके करते हैं, उसी तरह इसमें 64 गोले, तो दोनों को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है ना, 2-2 सेंटीमीटर वाला 64 गोला है आपके पास, उन गोलों को पिघला करके हमें बड़ा गोला बनाना है, फिर उसकी त्रिज्या सेम टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको हल में इस तरीके से लिखेंगे, सेम इसी तरीके से दिया है, क्या दिया है भाई, गोलों की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर हर एक गोला का। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमें निकालना क्या, बड़े गोले की त्रिज्या निकालना है या नए गोले की त्रिज्या निकालना है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या। ठीक है, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें हमने प्रश्न अनुसार लिखे तो सेम काम यहां पर भी करना है, क्योंकि ये सेम टाइप का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि दोनों 64 गोलों, 2-2 सेंटीमीटर वाला 64 गोलों को पिघला करके बड़ा गोला बनाना है, मतलब उसकी आयतन जो है सेम होगा, जैसे कि इस प्रश्न में हुआ था वैसे ही यहां पर भी हुआ था। तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि क्या लिख सकते, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन जो है बराबर होंगे किसके, 64 गोलियों के आयतन के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है क्या, 4/3 पाई आर कौन सा लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या भैया, बड़ा आर है तो यहां पर लेंगे r⁻3, इस तरीके से बराबर। ठीक है, 64 को है तो 64, फिर देखो उसका एक गोले का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, एक गोले के लिए मान के चलो निकालना हो तो 4/3 पाई r⁻3, ऐसा ही होगा ना। अब इसके बाद देखो अब क्या कर सकते हो आप लोग, सिमिलरली अब दोनों साइड से हम लोग जैसे कुछ प्रश्न में किए थे 4/3 पाई और 4/3 पाई को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसको ऐसा हो जाएगा, ये क्या 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल, क्योंकि गुणा में तो ऐसा कर जाएगा, तो इस साइड बाकी रहेगा r⁻3 बराबर, इस साइड क्या बाकी रहेगा 64, और देखो r⁻3 है इस तरीके से। ठीक है, फिर r⁻3 बराबर 64 की 64, और देखो आपको क्या करना है यहां से। ठीक है, यहां पर r की मान हमें दिया हुआ है, r का मान कितना है भैया आपका 2 सेंटीमीटर है, तो r की जगह आप लोग लिख देंगे ऐसा 2⁻3 हुआ। अब r⁻3 करेंगे बराबर। अब देखो इस प्रश्न में एक काम ऐसा कर सकते, इसको बनाने का कई तरीका है, जैसे कि आपके इसमें आप कहीं पर भी देखेंगे, आप परीक्षा बोर्ड या सार पर देखेंगे तो इसको ऐसा किया गया है, 64 को क्या लिखा गया 4⁻3 और फिर यहां पर 2⁻3 ऐसा। ठीक है, 2⁻3 को 2⁻3 लिखा गया, तो आप लोग ऐसा भी बना सकते हैं, r⁻3 बराबर, देखो दोनों की घात क्या है, सेम है, तो उसको ऐसा बाहर निकाल सकते हैं, इस तरीके से दोनों की घात 3 को ले ली, हम बांटेंगे तो फिर भी ऐसा हो जाएगा ना, आप घातांक के नियम पढ़े होंगे क्लास 9th में, उसके हिसाब से ऐसा हो रहा है। तो देखो दोनों साइड से घात 3 और घात 3 आपस में कट जाएगा, तो r का जो वैल्यू होगा 4 × 2, मतलब r बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये है आसान तरीका। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, अतः बड़े गोले या नए गोले की जो त्रिज्या है, आपको बड़ा गोला बोला रहेंगे तो बड़े गोले पे लिखेंगे, नए गोला बोला रहेगा तो नए गोले, तथा नए गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा, ऐसे लिखेंगे। अब देखो दूसरा तरीका क्या था, आप लोग कैसे बना सकते थे, यहां पर यहां से चल 64 को 64 रहने दोगे, फिर 2⁻3, 2 का 3 बार गुणा करोगे, जितना आएगा उसका आपस में गुणा करोगे तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा बनेगा, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड भी करना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको आगे बढ़ना है वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ने ध्यान रखना है, इस चैप्टर में अगर आपको रियल में अच्छा मार्क्स चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें एग्जैक्ट बताना थोड़ी सी मुश्किल है। जैसे कि हम बाकी चैप्टर्स में क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि आप सिर्फ ये पढ़ो, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको कंप्लीटली बेलन, शंकु, गोला तीनों का फॉर्मूला A to Z अच्छे से याद होनी चाहिए और बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश किए कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दे। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि 2 गोलों की आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उनके
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेलन के आधार की परिधि इतना है 44 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आता है आपको, तो पहले वीडियो को रोक दो और बना के पहले देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा, उससे आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो गोलों के आयतनों का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हल दिया है करके। हमें दिया क्या है भाई, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला गोले का आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन पहले गोले के आयतन को मैं मान लेता हूं V1 कितना दिया हुआ है 27, ठीक है। उसी तरीका से दूसरे गोले का आयतन दिया हुआ है हमें भाई, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, इसको बोल लेते हैं V2 दिया हुआ है 64। आप लोग याद रखने, इस क्वेश्चन में इसको ऐसे बदला भी जा सकता है, मतलब 64:27 भी दिया जा सकता है, तब भी आपको सेम टू सेम ही काम करना है। तो दोनों तरीके से आप लोग बना करके इसको देख लेना। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया कि दोनों आयतनों का अनुपात, मतलब V1 इस तरीके से पहले तो अनुपात में ही लिख लेते हैं, V1 अनुपात V2 जो है बराबर है किसके, 27:64। किस तरीके से लिखेंगे, फिर अनुपात का मतलब होता है बटा, तो V1/V2 बराबर 27/64, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आयतन की अगर फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, आयतन की फॉर्मूला की बात करें तो कैसा होगा, ये 4/3, अभी हमने गोले का ही पढ़ रहे अभी तक का क्वेश्चन में, तो 4/3 पाई R1 की घात 3, मान के इसकी त्रिज्या ऐसे कर लेते। उसी तरह सिमिलरली 4/3 पाई R2 की घात 3 ऐसा होगा, बराबर ये 27/64 है, तो 27/64 ही हम लोग लिख लेते। आए यहां तक। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई ऊपर नीचे कट जाएगी, तो ये हो जाएगा R1 की घात 3 नीचे में R2 की घात 3 बराबर 27/64, ऐसा आपको करना है, ठीक है यहां तक। फिर आगे क्या करना है, देखो दोनों की घात 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R1/R2 पूरे की घात 3 ऐसा। अब इसको भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, कैसे, हम लोग इसको ऊपर वाली स्टेप में ऐसे कर दे, क्या 27 को मैं 3 की घात 3 और 64 को लिख देता हूं 4 की घात 3। क्यों भाई ऐसा, 3 का 3 बार गुणा करने से 27 होता है और 4 का 3 बार गुणा करने से 64 होता है, इसलिए ऐसा। तो इसको भी लिख देंगे 3/4 पूरे की घात 3। देखो घात आपस में बराबर है, तो उसका ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, कौन, R1/R2 बराबर होगा 3/4 के। ये R1 और R2 का मान हमें पता चला। अब हमें भैया प्रश्न में क्या करने के लिए बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो बोल रहा है, तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं, पुनः करके लिख सकते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोला गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलो हम लोग इसको H1 H2 ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। H1 H2 लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होती है, 4πr1 स्क्वायर ऐसा, ठीक है। नीचे में सिमिलरली 4πr2 की घात 2 ऐसा होगा। आया यहां तक। अब H1/H2 बराबर देखो 4π और 4π ऊपर नीचे कटेगा, बाकी क्या रहेगा भैया आपका R1 पूरे की घात 2 और उसी तरह R2 पूरे की इसकी घात 2। फिर H1/H2 लिखेंगे इस तरीके से, आ रहा है। फिर दोनों की घात, जैसे कि इसमें दोनों की घात सेम था तो पूरे की घात लिख लेते, सिमिलरली यहां पर भी इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो हम लिख लेंगे इसको R1/R2 पूरे की घात 2। अब हमें R1 और R2 का मान पता है, कहां से, यहां से। R1 और R2 बराबर कितना है, 3/4, तो H1/H2 बराबर इसके जगह में लिख दूंगा मैं 3/4 और पूरे की घात 2। अब देखो H1 बटा में H2 बराबर 3 की घात 2, मतलब 3 का 2 बार गुणा करूंगा तो 9 और 4 का 2 बार गुणा करूंगा तो 16, ये हो जाएगी इसकी आंसर। हमें अनुपात में लिखना है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं H1 अनुपात H2 बराबर 9:16, ये इसकी आंसर होगी ऐसा, ठीक है। अतः आप लोग लिखेंगे, अतः गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 होगा करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, तो हम उसी को लिख लेते हैं, दिया है करके हल करके लिखेंगे। फिर दिया है बेलन के क्या आधार की परिधि,
ठीक है, पूरी तरीके से आधार लिख लेंगे भाई, वरना नंबर भी ऐसे काट काट के मिल जाएगा आपको। 44 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ, और क्या दिया हुआ हमें, ऊंचाई दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई, और क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। आपको याद रखना जब भी इस तरीके से कोई चीज आपको दिया है, मतलब क्षेत्रफल दे दे, परिधि दे दे, या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या आयतन दे दे, तब आपको सिर्फ एक मेथड से बनाना है, कौन सी, चूकी वाले मेथड से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, चूकी बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 2πr, ये होती है फॉर्मूला। और हमें आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, बेलन की आधार की परिधि हम स्पेस के लिए इस साइड कर लेते हैं उसको, इसको यहां पर लिखते हैं। बेलन की आधार की परिधि कितनी होती है, कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 44 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं लिख लिया 44, इसके बराबर में 2πr ऐसा लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, 44 को 44 लिख दिए, बराबर 2 को 2, और पाई का मान होता है 22/7, और r को r लिख देना ऐसे। अब r की मान निकालनी है हमें, तो बाकी सबको इस साइड भेज दो, तो 44 की 44, 2 देखो ऊपर में तो वो नीचे में आएगा, और 7 नीचे में तो ऊपर जाएगा, 7 ऊपर और नीचे में आएगा 2 गुणित 22 ऐसा, बराबर में उस साइड सिर्फ बाकी रहेगा r आया। अब देखो 22 से कम 22, 22 दूनी हो जाएगा 44, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कटेगा, तो ऊपर में सिर्फ बाकी रहेगा 7, और यही होगी r की मान। अब आपको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो क्या, तो देखो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। ठीक है, इसके हिसाब से देखो सबका मान रखते चलो, 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7 होगी, फिर r का मान हम कितना निकाले 7, तो इसके जगह में लिख दिए 7, और h का मान कितना दिया हुआ है 10, तो ऐसा। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें पाई का मान रखने के बाद नहीं कटता है, तो वैसे कंडीशन में आपको पाई का मान नहीं रखना, और चाहो तो रख भी सकते हो क्योंकि पॉइंट में आएगा उसकी मान। ठीक है, तो देखो यहां पर कट रहा है, 7 और 7 कटेगा, तो बाकी क्या रहेगा 2 गुणित 22 गुणित 10, और सिमिलरली 22 और 2 का गुणा करेंगे तो 44 गुणित 10 हो जाएगा, और 44 और 10 का गुणा करेंगे तो 440। और याद रखना आप लोग कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में ही आता है, तो इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर करके। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर होगा करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक शंक्वाकार टोपी की, मतलब अब शंकु पर आधारित क्वेश्चन से। ठीक है, शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी हुई, देखो दो चीज दिया हुआ है हमें, क्या दे रखे भैया, त्रिज्या दे रखे हैं और दिया हुआ है ऊंचाई। तब आपको ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, मतलब कितना सीट लगेगा। आपको दिया क्या, एक टोपी, एक शंक्वाकार टोपी का आपको त्रिज्या दे चुका है कि हाँ भाई उसकी त्रिज्या इतनी है, वो ऊंचाई उसकी इतनी है करके वो भी बता दिए आपको। अब बोल रहे हैं कि आपको 10 टोपी ऐसी बनाना है तो कितना सीट की जरूरत पड़ेगा उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें एक का निकालना पड़ेगा, आखिर एक में कितना लगता है ना, तब जाके तो हम 10 का निकाल पाएंगे। तो चलो करते हैं कैलकुलेट। आपको इस तरीके से लिख लेना है, दिया है करके r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। अब भैया आपको ये आता है दिमाग में कि निकालना क्या है, तो आपको क्षेत्रफल दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरी होती है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र मतलब हर एक तरफ का लगेगा, मतलब ऊपर नीचे अंदर ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ उसके बाहर में ऐसे कोई टोपी है तो इसके बाहर में बस लगने वाला सीट शीट, हमें तो ऐसा नहीं कि यहां पर लॉक करना है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसके भैया, उस टोपी का। तो आप लोग लिखेंगे और टोपी का देखो उसका निकालना है वक्र पृष्ठ का, तो इसकी शंकु का फॉर्मूला क्या होता है उसको आप लोग को याद होनी चाहिए कि उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर एल। मतलब देखो इसमें हमें आर की जरूरत है और एल की जरूरत है, एल तो इसमें दिया नहीं है तो वही पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल, एल बराबर होता है करड़ी आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, इस तरीके से होता है। तो एल का मान निकालना है तो आप लोग आर की जगह में कितना रखेंगे 7, तो 7 का वर्ग प्लस आर की जगह पे कितना रखेंगे 24, तो 24 का, एच की जगह पे रख दिए 24, तो 24 का वर्ग। तो एल बराबर देखो एल 7 का मान कितना होता है 49, ठीक है, और 24 का आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे किसका 24 का तो वो हो जाएगा 576, ठीक है, 2 बार आप गुणा करके चेक कर लेंगे।
अब देखो इसके बाद आपको करना क्या है, L बराबर इन दोनों को जोड़ देना। 49 और 500 किसको 76 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है भैया 25, तो L का मान आ गया 25। अब हमें निकालना क्या है, उस पे वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक टोपी का निकाल लेते हैं, फिर उसको 10 टोपी का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या लिख सकते हैं, एक टोपी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर एल ये होती है। तो पाई का मान देखो कितनी होती है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 7 और एल का मान हम कितना निकाले 25। तो देखो यहां पर ये 7 और ये 7 का क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो बाकी रहेगा 22 गुणित 25। इन दोनों का आप लोग को अब क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा करोगे तो देखो 25 दूनी 50 की 0 आएगा ना, 25 दूनी 50 की 0 हासिल रहेगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो ये 550 क्या लग रहा है, वर्ग सेंटीमीटर लग रहा है आपको, ये एक टोपी का। अब आपको अब क्या करना है, ऐसे 10 टोपी का निकालना है। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 10 टोपी, क्या दिया हुआ है, 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल। तो उसी तरह से पूरा लिखेंगे 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल। तो इस तरह से लिखेंगे 10 गुणित एक का कितना है 550, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 5500, ये इसकी आंसर, ठीक है। इसको वाली लाइन को पूरा लिखेंगे आप लोग कि 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल बराबर इतना करके लिखेंगे, फिर आंसर नीचे अतः लिखेंगे। अतः 10 टोपी बनाने के लिए 5500 वर्ग सेंटीमीटर का हमें क्या लगेगी, सीट की आवश्यकता होगी करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शंकु का दिया है, फिर से शंकु है, इसमें एक शंकु का व्यास दिया हुआ है। देखो व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तब हमें फिर से वक्र पृष्ठ और इस बार आयतन निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है। देखो व्यास दिया हुआ है 2r, तो 2r बराबर 12 सेंटीमीटर लिख ले। अगर त्रिज्या की बात करें, ठीक है, r की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगी, 6 हो जाएगी वो, ठीक है। फिर ऊंचाई एज बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। अब ये बात देखो आपको करना क्या, जैसे कि उसमें हमने पाई आर एल होती फॉर्मूला, एल का मान निकाला, सिमिलरली इसमें भी निकालेंगे। तो शंकु का क्या लिखेंगे आप लोग, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की जो फॉर्मूला होती क्या होती, करड़ी आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो एल बराबर देखो हमें आर का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का वर्ग प्लस एच का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का वर्ग ऐसा होगा। तो एल बराबर करड़ी 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों को आप जोड़ दोगे, किसको, इन दोनों को, तो ये हो जाएगी 6 4 10 की 0 हासिल आए 1, तो ये हो जाएगी 10, तो फिर से करड़ी 100। तो एल का मान जो हो जाएगी 10, क्योंकि करड़ी 100 का मान वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोग लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर एल होती है। देखो अब अगर हम लोग पाई की मान रखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको नहीं रखना है पाई का मान, मैं इसी चीज को पहले समझा रहा था आप लोग को कि जब नहीं कटते रहते तब नहीं। आर की मान देखो कितना है 6 है, तो वो तो 7 से नहीं कटने वाला नीचे से। एल की मान 10 है, तो वो भी नहीं कटने वाला, इसलिए पाई के मान को हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। पाई को, पाई आर का मान है कितनी भैया 6 और एल का मान है 10, तो ये हो जाएगी 10 छक्के 60, पाई इसकी आंसर, पहला आंसर, ठीक है। उसी तरीके से आपको दूसरा क्या निकाल लेना है, आपको आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, पूरी तरीके से लिखेंगे ना आप लोग। शंकु का आयतन की फॉर्मूला क्या होती है आपका, वो होती है 1/3, ठीक इस तरीके से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसी होती है, ठीक है, आयतन की फॉर्मूला। तब आप लोग क्या करेंगे, 1/3 का 1/3, पाई का मान अभी भी नहीं रखना क्योंकि कटने तो वाला है नहीं किसी से। आर की जगह में कितना रखेंगे 6, तो इसको रख देता हूं मैं 36 डायरेक्ट, और एच का मान कितना है आपका 8, तो 8, तो 3 एकम 3, 3 12 36, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 हो जाएगा, ये 96 पाई इसकी आंसर, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जो भी डाउट है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा इसमें भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और कर लो, प्रीवियस ईयर की कर लो, ठीक है। और आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट है उसको आप लोग को बेझिझक बता देना, ताकि हम उसको, उन क्वेश्चंस को आने वाले अगले वीडियो में इंक्लूड कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है आपके जैसे बहुत अच्छे से उनका भी हो पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।